हेलो गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ ऋतु रतेवाल एंड यू आर विद अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसिबो। इंडिया का नंबर 1 चैनल है नीट और एम्स की प्रिपरेशन के लिए। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम को निपटाने की कोशिश करेंगे। मेजर ग्लैंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमस वी हैव टॉक्ड अबाउट, पिट्यूटरी वी हैव टॉक्ड अबाउट, थायराइड वी हैव टॉक्ड अबाउट, एड्रीनल ग्लैंड वी हैव टॉक्ड अबाउट। सो अभी एक छोटू छोटू चुनु चुनु मुनु मुनु से ग्लैंड्स बचे हुए हैं। पैंक्रियाज खत्म करने की कोशिश करेंगे आज, थाइमस खत्म करने की कोशिश करेंगे और पीनल ग्लैंड खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलो बात करते हैं। आप हमारे चैनल के साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे और जैसे ही आप ये लिंक डालेंगे नीट प्लेसिबो, आप हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे। फ़ायदा ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स डालते रहते हैं टीचर्स यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि चैनल पे आज क्या होने वाला है। साथ में बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल स्टोरीज यहाँ पे डलती रहती हैं, सो दैट तुम्हारा मोटिवेशन के लिए तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं से तुम्हारा मोटिवेशन का कोटा पूरा हो जाए। अनअकैडमी प्लस, अच्छा बच्चों, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर पुटिंग सो मच फेथ इन अनअकैडमी प्लस। इतने सारे बच्चे अनअकैडमी प्लस में एडमिशन ले रहे हैं, इतने सारे बच्चे अनअकैडमी प्लस को अवेल कर पा रहे हैं। इट्स आई फील वेरी गुड अबाउट इट। सो जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें बता देती हूँ। अनअकैडमी प्लस इज़ अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे यूट्यूब पे आप लर्न करते हो, वैसे आप अनअकैडमी प्लस पे लर्न करते हो। बस फ़र्क ये है कि अनअकैडमी प्लस पर इस वक्त इंडिया के 40 बेहतरीन टीचर्स अपना कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। 40 टीचर्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए। उन्हीं टीचर्स में से एक मैं भी हूँ, तो मैं अपना पूरा कोर्स कराती हूँ अनअकैडमी प्लस पे। कोर्स तो पूरा हो ही जाता है, इतने सारे कोर्सेज मैं वहाँ पे चला रही हूँ इस वक्त। पहला क्रैश कोर्स चला रही हूँ मैं। जो बच्चे का चैप्टर्स मिस हुआ है बहुत सारा बायोलॉजी में, एक बार भी नहीं पढ़ा, वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि क्रैश कोर्स में मैं इतना धीरे पढ़ाती हूँ कि सब कुछ समझ में आता है, चाहे आपने एक बार भी नहीं पढ़ा होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि तुम्हें घर से एक बार वो चैप्टर पढ़ लेना है। पहले एक बार चैप्टर पढ़ोगे, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, फिर मेरी क्लास में आओगे, क्लास में मेरे से चैप्टर पढ़ोगे, फिर मैं क्लास में ही समय दूंगी तुम्हें चैप्टर दोबारा पढ़ने का एनसीईआरटी से। फिर से एक बार एनसीईआरटी स्कैन करोगे और फिर मुझे बताओगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। फ़ोटो खींच के भेजोगे उस लाइन की जिसमें दिक्कत है, फिर वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी। और कल जैसे हमने अनाउंसमेंट करी है, बहुत सारे बच्चों ने कल वो सेशन देखा है। 600 लाइव स्टूडेंट्स थे कल हमारे सेशन में, कि आगे कौन कौन से कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। मेरा और आनंद मनी सर के जॉइंट कोर्सेज 3 लॉन्च हो रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3। एक हम लॉन्च कर रहे हैं बोर्ड कम नीट प्रोग्राम। उसमें क्या है कि अभी 10 जनवरी से लॉन्च होगा वो कोर्स। 10 जनवरी से आपका 16 मार्च तक, जब तक बोर्ड्स नहीं खत्म हो जाते तब तक आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराएंगे, मतलब सिर्फ +2 की प्रिपरेशन कराएंगे। फिर 16 मार्च से अगला 2 मई तक हम लोग पूरा +1 की प्रिपरेशन कराएंगे। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा बोर्ड्स भी कवर हो जाएगा और नीट भी कवर हो जाएगा। देन एक और कोर्स हम लोग चला रहे हैं, मैं और आनंद मनी सर, ड्रॉपर्स के लिए। वो बहुत ही क्विक कोर्स होगा, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। 15 जनवरी के आसपास से वो शुरू हो जाएगा कोर्स। उसमें क्या है, क्विक, एक चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्विक 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 ऐसे बात होगी। ऊपर ऊपर से स्कैन होंगे चैप्टर्स, ताकि तुम्हारे रिवीजन को एक और, मतलब एक नॉच और ऊपर चला जाए। समझ रहे हो ये सभी कोर्सेज। अच्छा, ये तो बायोलॉजी की बात हो गई। बायोलॉजी के वहाँ पे और भी टीचर्स हैं अनअकैडमी प्लस पे, आप पढ़ना चाहते हो तो, पर मुझे पता है अगर आप मेरे लिए आए हैं तो मुझसे ही पढ़ना चाहेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के और टीचर्स अपना क्रैश कोर्स चला रहे हैं आनंद मनी सर के साथ, और मेरे साथ 2 टीचर्स फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं जो कि कोर्स अपना पूरा चलाएंगे, अपना क्रैश कोर्स पूरा कर रहे हैं। एंड देन उनको छोड़ के भी तेरा न्यूमरस टीचर्स जो इस वक्त अपना नॉर्मल कोर्स कुछ लोग चला रहे हैं, कुछ लोग अपना क्रैश कोर्स चला रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। एवरीथिंग यू गेट, ये जितने 40 टीचर्स हैं ना, इन सब का क्लासेस, इन सब का टेस्ट, एवरीथिंग यू गेट इन 1 सब्सक्रिप्शन। एक सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको मिलता है। और मेरे सारे कोर्सेज, देन मेरे जॉइंट कोर्सेज आनंद मनी के साथ, एंड देन कुछ कोर्सेज जो मैं सेपरेटली चला रही हूँ, जैसे इकोलॉजी का आई विल मेक अ सेपरेट कोर्स, वो किसी के साथ नहीं है, ओनली आई विल टीच यू इकोलॉजी सेपरेटली। सो ये सभी कोर्सेज तुम एक सब्सक्रिप्शन में ले सकते हो। ये सब्सक्रिप्शन आपको लेना कैसे है, देखिए। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप तो डाउनलोड करनी ही पड़ती है। देन आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। देन उसको जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से फ्रंट पेज ऐसा खुलेगा। देन आप प्लस पे जाएंगे, ठीक है। प्लस पे जाके देन यू गो टू नीट एंड एम्स।
नीट एंड एम्स में जाके गेट सब्सक्रिप्शन। अब कितने समय का सब्सक्रिप्शन वो तुम्हारे ऊपर है। यदि तुम अभी 2020 में पेपर दे रहे हो तो 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ले लो। 6 महीने की फीस दी हुई है 24,000 रुपीज़। यदि अभी तुम +1 में हो, पूरा तुम्हारे पास +2 पड़ा हुआ है पढ़ने के लिए, तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लो 30,000 रुपीज़ में। यदि तुम अभी 10th के बच्चे हो, 2 साल है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, देन यू कैन गो फॉर अ 2 ईयर सब्सक्रिप्शन विच इज़ फॉर 48,000 रुपीज़। नाउ दिस फीस बहुत सारे बच्चों को ये ज़्यादा लगती है, सो इस फीस को और कम करने का देयर इज़ अ तरीका, देयर इज़ अ कोड जो डालते ही फीस कम हो जाती है। आओ देखते हैं कैसे। किसी पे भी क्लिक कर लो, वो तरीका सेम रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने 1 ईयर वाले पे क्लिक किया, एज सुन एज यू क्लिक यू सी यहाँ पे 30,000 दिया हुआ है फीस। अब यहाँ पे आप पे नहीं करोगे इसको, आप ऊपर जाओगे और कोड डालोगे। कोड क्या है? ऋतु लाइव। ऋतु मेरा नाम है और लाइव वहाँ क्लासेस होती हैं। ऋतु लाइव कोड डालते ही आपको देखो यहाँ पे पहले 30,000 था, अभी 27,000 नजर आने लगेगा। सो 10% ऑफ हो गया तुम्हें यहीं पे। अब 1 साल की फीस तुम्हें 27,000 पड़ेगा। अगर तुम 6 मंथ्स की फीस की बात करो तो अब वो तुम्हें 21,600 पड़ेगा और 2 इयर्स वाला 43,000 पड़ेगा। साथ में ये कोड इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे आप हमारे बैचेस, खासकर जो बैचेस मैं पढ़ा रही हूँ, आप उसमें आ पाएंगे, आपको सीट मिल जाएगी, प्लस आपको मेरे PDF मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको मेरे, राइट। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 31 से पहले हो सकता है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी क्रैश कोर्स चल रहा है तो वो निकलता जाएगा। ऑलरेडी 3 चैप्टर्स निकल गए, एनिमल टिश्यू में शुरू करा चुकी हूँ वहाँ पे पढ़ाना। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत देर में कंटेंट पे आने का मौका मिलता है। चलो, पैंक्रियाज। ये इतने बच्चों को इतना सब कुछ पता है पैंक्रियाज के बारे में। किसी को कोई एंडोक्राइन ग्लैंड आता हो नहीं आता हो, पैंक्रियाज जरूर आता है, सबको आता है, ये है ना। बेसिक सा आइडिया सबको होता है। सो पैंक्रियाज कुछ ऐसा ग्लैंड है, समथिंग लाइक दिस, and through this duct it opens into small intestine। small intestine का कौन सा पार्ट? डुओडेनम में ओपन होता है ना। अब पैंक्रियाज का पहला बात जो तुमको जानने की जरूरत ये है कि ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन का ग्लैंड का मतलब ये है कि ये एंडोक्राइन पोर्शन भी है इसमें, एक्सोक्राइन पोर्शन भी है इसमें। मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पोर्शन, दिमाग लगाओ क्या मतलब है इसका। एंडोक्राइन पोर्शन का तो मतलब समझ जाओ कि हार्मोन है, एंडोक्राइन तो सारा हार्मोन में आता है। एक्सोक्राइन मतलब हार्मोन के अलावा भी कुछ है जो कि डक्ट से रिलीज हो रहा है। देखो क्या है, ये डक्ट है, ये डक्ट है, इसको डक्ट ऑफ वीरसंग बोलते हैं। दिस इज डक्ट ऑफ वीरसंग। अब याद करो ये डक्ट क्या लेके जाती है। ये इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में, इनको एसिनाई बोलते हैं, सिंगल को एसिनस बोलते हैं, प्लूरल को एसिनाई बोलते हैं। ये घड़े जैसे स्ट्रक्चर में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स बन रहे हैं, एसिनाई बोलते हैं इनको। बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स हैं, घड़े जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स बनते हैं। ये एंजाइम्स इस डक्ट की हेल्प से, इस डक्ट की हेल्प से दे एंटर द ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में जो खाना ऊपर से स्टमक से आया होता है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये एक्सोक्राइन एक्टिविटी है कि एंडोक्राइन एक्टिविटी है? बताओ तो, ये बताओ, ये एक्सोक्राइन एक्टिविटी है या एंडोक्राइन एक्टिविटी है? बोलो, जवाब चाहिए, जवाब जवाब बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। एंडोक्राइन एक्टिविटी है। अरे कमला, नहीं नहीं नहीं, सारंग नहीं बेटा, साथी सही बोल रहा है, शुभम सही बोल रहा है, सुमन गलत बोल रही है बेटा। क्या बताया था मैंने? ये क्या बात है, ये क्या बात है? क्या तुम लोग पढ़ के नहीं आ रहे हो घर से? क्लास में आना बैन कर दूंगी बिना पढ़े आओगे तो। सही बता रही हूँ मैं, ब्लॉक कर दूंगी यहाँ से। अगर मतलब गलत आंसर देने पे ब्लॉक नहीं करूंगी, पर अगर नहीं पढ़ के आओगे और मुझे लगा तो एक दिन ब्लॉक भी कर सकती हूँ। सुनो मेरी बात, एंडोक्राइन सिक्रीशन हमेशा ब्लड में जाती है भाई। क्या ये सिक्रीशन ब्लड में जा रही है? ये ड्यूडेनम में जा रही है बेटा। कोई भी सिक्रीशन जो किसी के सरफेस पे रिलीज हो रही है, ये इंटेस्टाइन के अंदरूनी सरफेस पे रिलीज नहीं हो रही,
तो ये एक्सोक्राइन सिक्रीशन है ना बेटा, ये डक्ट से रिलीज हो रही है। देखो दिस पोर्शन, व्हाट इज दिस पोर्शन कॉल्ड? इट इज कॉल्ड अ डक्ट। डक्ट वाले ग्लैंड्स क्या कोई एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकते हैं? तुम मुझे बताओ। एंडोक्राइन का मीनिंग ही मैंने तुमको क्या समझाया था, डक्ट लेस ग्लैंड। कोई डक्ट नहीं होता उनके पास, वो ना एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं, जहाँ पे जैसे छोटा बच्चा जहाँ बैठा होता है ना वहीं पे सूसू पॉटी करता रहता है, वो सेल्स भी वैसे होते हैं। वो जहाँ होते हैं वहीं पे अपना हार्मोन रिलीज करते रहते हैं, कहीं पे छोड़ने नहीं जाते वो हाथ पकड़ के कि बेटा तुम वहाँ जाओ, वो वहीं पे रिलीज करते रहते हैं और वो रिलीज हो के फिर ब्लड में चला जाता है अपने आप। देखो एंडोक्राइन पोर्शन कौन सा है इसका। क्या बच्चों तुम गंदी बात बोली आज तुमने बहुत ज़्यादा। ये इसका एंडोक्राइन पोर्शन है, ये जो मैं येलो में बना रही हूँ, दिस इज कॉल्ड, ये जो छोटा छोटा है आइलेट ऑफ लैंगरहान। लैंगरहान कोई साइंटिस्ट होगा? लैंगरहान से मेरे को तो लंगूर याद आता है, बट ही इज अ साइंटिस्ट, उसने डिस्कवर किया होगा, उसके नाम पे है। ये छोटा छोटा पीसेस एंडोक्राइन टिश्यू का है जिसको आइलेट ऑफ लैंगरहान कहते हैं। कितना आइलेट ऑफ लैंगरहान्स है हमारे पास? कितना होता है ये छोटा 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 छोटा? कितना, पहले तो कितना परसेंट पैंक्रियास का कितना परसेंट होता है? ये बहुत ही कम पार्ट में होता है। मेजरली ये बड़े बड़े एसिनाए लगे होते हैं, सिर्फ 1 to 2%। आइलेट ऑफ लैंगरहान इज ओनली 1 to 2% ऑफ टोटल पैंक्रियास। अब कितने आइलेट ऑफ लैंगरहान होते हैं टोटल में? अगर मैं गिनने लग जाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल में कितने होंगे? 1 to 2 मिलियन। सो 1 to 2 मिलियन होने के बाद भी ये सिर्फ 1 to 2% पैंक्रियास का बनाते हैं। तो सोचो ये कितने छोटे होते होंगे। कितने हैं ये टोटल? 1 to 2 मिलियन। अब देखो एक आइलेट ऑफ लैंगरहान बड़ा करके दिखाती हूँ तुम्हें। दिस इज 1 आइलेट ऑफ लैंगरहान लाइक दिस। ओके, इसमें क्या है, यहां पे बाहर की साइड एक सेल होते हैं, देयर आर सम सेल्स हियर and there are some cells in the middle. ओके, ये जो बाहर वाले सेल्स हैं इनको कहते हैं अल्फा सेल, और जो अंदर वाले सेल हैं इनको कहते हैं बीटा सेल। अल्फा सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं ग्लूकागॉन। ओके, मान लो, अच्छा तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है? नजर तो आ रहा है तुम लोगों को, थोड़ा सा ये इधर कर दिया जाए, रुको। सपोज देखो यहाँ पे मान लो कोई ब्लड वेसल है। अब हार्मोन कैसे रिलीज होते हैं? किसी डक्ट से नहीं ना रिलीज होते। तो ये अल्फा सेल डायरेक्टली अपना हार्मोन यहाँ पे रिलीज कर देंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज कर देंगे, और ये धीरे धीरे ब्लड में चला जाएगा अपने आप ही। देखो उस छोटे बच्चे की तरह है ना जो वहीं लेटा लेटा सूसू पोटी कर रहा है, कहीं गया तो नहीं, कोई डक्ट तो नहीं है इसके पास। कहाँ है डक्ट? कहीं पे गया तो नहीं कि जाओ मेरी सिक्रीशन यहाँ चली जाओ, कुछ ऐसा तो नहीं है। ये यहीं पे रिलीज कर रहा है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना यहाँ पे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज कर रहा है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर धीरे धीरे ब्लड में आ रही सिक्रीशन। अल्फा सेल एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं ग्लूकागॉन। आई होप दिस इज विजिबल। ग्लूकागॉन, आई डोंट थिंक इट विल बी विजिबल। ओके, इट इज। एंड बीटा सेल्स ऑल्सो, ये तो बहुत ही फेमस है, बीटा सेल तो विल ऑल्सो रिलीज अ सिक्रीशन which will go into blood. बीटा सेल से क्या रिलीज हो रहा है? बोलो, इंसुलिन। क्या समझ में आया है अभी तक? पैंक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, पहली बात तो। हेटेरोक्राइन भी कहते हैं, मिक्सोक्राइन भी कहते हैं, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है? हेटेरोक्राइन, मिक्सोक्राइन, ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है भैया इसके पास एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी है और इसके पास एंडोक्राइन एक्टिविटी भी है। इसका क्या मतलब बना? मतलब ये कि ये कुछ सिक्रीशंस डक्ट में छोड़ता है, डक्ट में छोड़ के कहीं पे ट्रांसपोर्ट करवाता है, और कुछ सिक्रीशंस ये ब्लड में छोड़ देता है। जो ब्लड में छोड़ता है वो एंडोक्राइन है, डक्टलेस है। जो डक्ट के साथ है वो एक्सोक्राइन है। अब एक्सोक्राइन सिक्रीशन क्या है? एसिनाई में बनने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि इस डक्ट की हेल्प से डोडेनम में जाते हैं। एंडोक्राइन पोर्शन क्या है? आइलेट ऑफ लैंगरहैन, जो कि छोटू 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 छोटू
पीसीज ऑफ टिश्यू होते हैं। कितने होते हैं? 1 to 2 मिलियन होते हैं वैसे, लेकिन अगर टोटल देखो कितना परसेंट पैंक्रियाज का बनाता है, सिर्फ 1 to 2% बनाता है। हर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 2 प्रकार का सेल है, बाहर बाहर अल्फा सेल्स, जैसे अल्फा मेल्स होते हैं ना, समझ रहे हो ना, अल्फा मेल्स बाहर बाहर बीटा सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो बीटा सेल्स अंदर होते हैं। अल्फा से रिलीज होता है ग्लूकागॉन और बीटा से रिलीज होता है इंसुलिन। एम आई क्लियर नाउ? अब बताओ, एम आई क्लियर? और भाई पृथ्वीराज चौहान क्या हाल चाल है? हाँ जी, सोमैटोस्टैटिन भी रिलीज होता है। आपने सही कहा है। कौन बोल रहा है ये सोमैटोस्टैटिन वाली बात? एक बच्चा कह रहा है सोमैटोस्टैटिन वाली बात। सोमैटोस्टैटिन भी रिलीज होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से, एक और तीसरे प्रकार का सेल होता है वहां से, पर जनरली वो ना तो एनसीईआरटी में दिया होता ना कहीं और होता, तो मैंने इसलिए बताया नहीं है। ओके। संजय जोशी, उसका नाम है डेल्टा सेल होना चाहिए उसका नाम। हाँ हाँ, सुमन सिन्हा सही कह रही है, डेल्टा सेल होना चाहिए उसका नाम। उससे सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है। वो बेसिकली इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों की प्रोडक्शन को कम कर देता है, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हेलो श्रेयन, और भाई क्या हाल चाल है? पृथ्वीराज चौहान इतना खुश? ओके, नाउ आई एम गेटिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड। क्या हम अब चले कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन बॉडी में क्या करता है? देखो, एंजाइम से अपने को कोई मतलब नहीं है, एंजाइम अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया है कौन सा एंजाइम क्या करता है। लेट्स गो टू सी व्हाट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन डू। फर्स्ट एक बात तो तुम्हें ये समझनी पड़ेगी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन आर नॉट कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी सिक्रीशंस। बाकी सब पिट्यूटरी के पपेट्स होते हैं ना, पिट्यूटरी जैसे नाच नचाता है वैसे ही नाचती हैं। जैसे कि थायराइड ग्लैंड इज टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी, टीएसएच कंट्रोल करता है थायराइड को। देन एड्रीनल ग्लैंड टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी। कम से कम एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स तो पिट्यूटरी के कंट्रोल में है, मेड्यूला कंट्रोल में नहीं है तो कोई बात नहीं। टेस्टिस ओवरीज टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी। लेकिन कुछ जांबाज ग्लैंड्स हैं जो कि पिट्यूटरी की बात नहीं मानते, वो अपना ही रेगुलेशन करते हैं, जैसे कि पैराथायरॉयड ग्लैंड और सी सेल्स थायरॉयड ग्लैंड के। याद करो। भाई यार कुछ बच्चे बोल रहे गामा सेल्स बोलते हैं, प्लीज ये चेक कर लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मेरे दिमाग में इतना ज्यादा बैठा नहीं हुआ है कि तीसरा सेल कौन सा होता है, गामा होता है या डेल्टा होता है। प्लीज चेक योर सेल्फ, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड यू कैन चेक फ्रॉम गूगल। ओके, सो नॉट अ बिग डील। नाउ मैं क्या बता रही थी? आई वॉज टेलिंग यू समथिंग। यस, सो जो पिट्यूटरी के कंट्रोल में नहीं होते है ना, पिट्यूटरी के कंट्रोल में एक तो पैराथायरॉयड और सी सेल्स नहीं होते, वो किससे कंट्रोल होते हैं? ब्लड कैल्शियम लेवल से। और एक और नहीं कंट्रोल होता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये कंट्रोल होते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल से। कैसे? आओ देखते हैं। मान लो आपने कर दिया फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब समझते हो? व्रत रखना। अब व्रत नहीं रखोगे तो बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, सॉरी व्रत रखोगे तो बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, क्योंकि तुम जो खाना खा रहे थे उससे तुम्हें ग्लूकोज मिलता है ना। जो तुम आलू चावल खाते हो, रोटी खाते हो, वो स्टार्च का बना होता है। स्टार्च बेसिकली ग्लूकोज का बना होता है, तो तुमको वहां से ग्लूकोज मिल रहा था। अब तुम्हें ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल होना हो गया कम शुरू। ये ब्लड वेसल है और ब्लड के अंदर ये हमारी ग्लूकोज है। ये ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज ग्लूकोज। लेकिन नाउ शी इज नॉट वेरी हैप्पी, शी इज सैड, एक्चुअली शी इज वेरी सैड। वाई? इसका लेवल होना हो गया शुरू कम, बाहर से ग्लूकोज मिल नहीं रहा। ऐसे सिनेरियो में क्या होना चाहिए? याद करो, तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर्ड होता है ऐसी ही कंडीशंस के लिए। इसी गंदे दिन के लिए आपका लिवर कुछ ग्लूकोज स्टोर करके रखता है, उसको कहते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कुछ नहीं है, ग्लूकोज को जोड़ दो आपस में केमिकल बॉन्ड से तो ग्लाइकोजन बन जाता है। लिवर ग्लाइकोजन का नाम सुना है? तो लिवर में ग्लूकोज स्टोर्ड रहता है। ये रहा लिवर। ये रहा ग्लाइकोजन।
ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बन सकता है, लेकिन ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा कौन? कौन ग्लाइकोजन को ये कहेगा कि चल टूट ग्लूकोज बना लो? ग्लूकोज की मम्मी आएगी ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए, और ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी। ग्लूकोज की मम्मी का नाम ग्लूकोज जैसा ही होता है, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ग्लूकोज की मम्मी है, ऐसे याद रखो। तो वो ग्लूकोज का कभी बुरा नहीं होने दे सकती, सो वो ग्लूकोज लेवल को हमेशा अप करेगी, अप करेगी, अप करेगी। ग्लूकागॉन will act on glycogen and do तुम लोगों को पता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन ग्लूकागॉन की हेल्प से, एंड ये ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज फिर से खुद और प्रोटीन को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बनाएगी। ऐसा बन सकता है, प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज बनाया जा सकता है। देन लिपिड को लाएगी, और ये सब कुछ लिवर में हो रहा है। लाइपोलाइसिस करेगी, लिपिड का ब्रेकडाउन करेगी और उससे ग्लूकोज बनाएगी। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये बहुत बार पढ़ाती हूं मैं तुम्हें। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अ न्यू सोर्स विच इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और लिपिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना, उससे अगर ग्लूकोज बन रहा है तो इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ये सब कराएगी। देखो ग्लूकागॉन को ग्रोथ तो करनी है नहीं, जिन हॉर्मोन्स को ग्रोथ करनी होती है वो प्रोटीन को बचाते हैं हमेशा, ग्लूकागॉन को ग्रोथ करनी नहीं। ग्लूकागॉन कहती है मेरी बेटी जिंदाबाद, बाकी सब भाड़ में जाए, ठीक है। तो सबको तोड़ देती है ग्लूकोज बनाने के लिए। और तो और नॉर्मल सेल्स में ग्लूकोज का जाना बंद करा देती है। ये कहती है बेटा तू सेल में नहीं जाएगी। क्यों? अगर तू सेल में जाएगी तो तेरी लेवल ब्लड में कम हो जाएगी, है ना। तो ब्लड में लेवल तो कम करना ही नहीं। ग्लूकागॉन तो कहती है ब्लड में बढ़ेगा, ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता रहेगा। सो इट स्टॉप्स सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। लिख दो ये वाली बात। ग्लूकागॉन स्टॉप्स सेलुलर uptake of glucose. Am I clear? बोलो, इतनी बात समझ में आई है? हाँ जी, क्या क्वेश्चन है बेटा? साउंड नहीं आ रही? अरे मेरी तरफ से तो साउंड बहुत है। साउंड का दिक्कत किस किस को आ रहा है? साउंड का दिक्कत किस किस को आ रहा है? थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, रुको। अभी सही है? ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा सचिन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि पैंक्रियाज में कितने प्रकार के सेल होते हैं, क्योंकि पैंक्रियाज में बहुत ज्यादा प्रकार के सेल्स होते हैं जो कि हम पढ़ते भी नहीं हैं। एनसीईआरटी के अनुसार 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। ओके, अभी सही है? अभी सही है? आगे चलूं? अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी सही है ना? चलो और ऊपर कर लेते हैं। सुनो अभी। बिल्कुल है पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल है। मेरा 2 ईयर कोर्स है बेटा, 2 ईयर कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। अभी सही है, गुड। नाउ अब तुमसे नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लूकागॉन का प्राइमरी टारगेट कौन है, तो तुम कहोगे लिवर सेल। हिपैटोसाइट्स, हिपैटोसाइट क्या है? लिवर का सेल है ना। हिपैटोसाइट्स आर प्राइमरी टारगेट
ऑफ ग्लूकागॉन। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, तुम्हें नीट में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइपरग्लाइसीमिक हॉर्मोन्स। हाइपर का मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिक का मतलब ग्लूकोज। हाइपरग्लाइसीमिक हॉर्मोन्स वो होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं। अब तुम मुझे आंसर करो, कितने हाइपरग्लाइसीमिक हॉर्मोन्स तुम पढ़ चुके हो? अगर तुम ये लेक्चर शुरू से फॉलो कर रहे हो तो अभी तक तुम्हारे पास 1 2 3 4 5, कम से कम 5 हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो मैं तुम्हें हाइपरग्लाइसीमिक पढ़ा चुकी हूं। बोलिए। इंजाइम्स डाइजेशन वाले उसमें है, बिल्कुल। पहला ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। और उसका आंसर चाहिए आगे। ग्लूकागॉन हो गया, अभी आगे बताओ। आगे कॉर्टिसोल, वेरी गुड। अंकित सिंह, वेरी गुड। विक्रमांक, बिल्कुल सही, ग्रोथ हार्मोन। एक कॉर्टिसोल, एक ग्रोथ हार्मोन, एक ग्लूकागॉन, और बोलो थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन को भी तो ग्रोथ करानी है। जिसको भी ग्रोथ करानी है वो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा, चाहे वो थायराइड हो चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो। और बोलो, एक जो शायद मैंने तुम्हें नहीं बताया वो है एड्रिनालिन। नहीं बताया था, क्यों नहीं बताया था? सब बताया था, तुम लोगों को भूल गया है। एड्रिनालिन इमरजेंसी के टाइम रिलीज होने वाला हार्मोन एड्रिनालिन। इमरजेंसी में बॉडी को क्या चाहिए होता है? आपको एटीपी चाहिए ताकि आप भाग सको वहां से या आप लड़ सको। एड्रिनालिन इज फाइट और फ्लाइट हार्मोन। तो लड़ने के लिए और भागने के लिए एटीपी चाहिए, तो उसके लिए ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज चाहिए ना। ओके, चलो याद आ गया तुम लोगों को। सौरभ सिंह, व्हाइट मसल क्या होता है बेटा? ऐसी मसल फाइबर जिसमें मायोग्लोबिन बहुत कम होता है, उसको बोलते हैं व्हाइट मसल फाइबर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब ग्लूकागॉन तुम लोगों को समझ में आ गया क्या करता है। अब चलो इंसुलिन पे। देखो, ग्लूकागॉन और इंसुलिन की लड़ाई चलती है हमेशा। इंसुलिन ग्लूकागॉन के मुक्के मारता है, ग्लूकागॉन इंसुलिन के मुक्के मारता है। ठीक है, एक्चुअली में ये दुश्मन नहीं है, लगता है दुश्मन है, क्योंकि ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो हमें लगता है कि ये दोनों दुश्मन हैं, उल्टे काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों फ्रेंड्स हैं। ये दोनों मिलके हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कभी भी खराब नहीं होने देते, ना तो बहुत ज़्यादा होने देते ना बहुत कम होने देते। सो एक्चुअली दे आर फ्रेंड्स who are helping each other to maintain a particular glucose level in your blood, right? So देखते हैं इंसुलिन क्या करता है। ग्लूकागॉन तो मम्मी की तरह है, जो ग्लूकोज को कहती है हाय मेरी बच्ची कम हो गई है, लाओ जरा मैं बढ़ा दूं, तो वो ऐसे तैसे फेर देती है लिवर सेल्स की, चलो ग्लाइकोजन भी तोड़ दो, प्रोटीन भी तोड़ दो, लिपिड भी तोड़ दो और ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा दो, है ना। वो तो मम्मी की तरह, प्यारी मम्मी की तरह। इंसुलिन के बारे में चलो आगे बताती हूँ। इंसुलिन एक बूढ़े गंवार आदमी की तरह है। कैसे बनाए बूढ़ा गंवार आदमी? इंसुलिन एक बूढ़े गंवार आदमी की तरह है जिसे नहीं पसंद कि लड़कियां गलियों में घूमें। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, लड़कियों उन्हें पसंद नहीं है कि वो गलियों में घूमती फिरे। यहाँ लड़की है ग्लूकोज और गलियां है ब्लड वेसल। ये है गलियां और ये है लड़की। ग्लूकोज। बूढ़े आदमी को नहीं पसंद कि लड़कियां गलियों में घूमें, तो ये इन्हें कहता है चलो घर में, चलो घर में, बकवास नहीं, चलो घर में। ठीक है, कोई तुम गलियों में नहीं घूमोगी, अपने अपने घरों में चलो। ठीक है, अब घरों में कहाँ भेजना चाहता है ये? एक्सेस ग्लूकोज ब्लड के लिए कभी भी अच्छी नहीं होती। तो जो एक्सेस ग्लूकोज है दैट शुड बी स्टोर्ड इन द बॉडी। हाउ इट कैन बी स्टोर्ड? 1 इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यहां पे लिवर है,
ये लिवर का हिपैटोसाइट है। सो अगर ग्लूकोज इसमें चली जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसका, यहाँ पे ग्लाइकोजन बन जाएगा इसका, है ना। दिस इज अ हिपैटोसाइट। पहला तो वो ये कहता है कि यहाँ पे जाओ, तुम अंदर जाओ। अब क्या है, ग्लूकोज ऐसे किसी सेल में घुस नहीं सकती है, ग्लूकोज को एक स्पेशल रास्ता चाहिए होता है अंदर घुसने के लिए। तो ग्लूकोज बहुत ही नखरे मारती है, मैं कैसे जाऊं दादाजी, मेरे पास तो रास्ता ही नहीं है। तो इंसुलिन कहता है तुम्हारा रास्ता मैं बनाता हूं, तुम रुको। ये यहाँ पे जाता है सेल्स के ऊपर, और सेल्स के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन लगाता है, इस तरीके से एक रास्ता बनाता है जिसके अंदर से ग्लूकोज बहुत इजीली पास कर सकती है। इस स्पेशल प्रोटीन का नाम है ग्लूट4। ये आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ चुका है नीट के पेपर में, अभी 2018 या 19 का क्वेश्चन था ग्लूट4 पे, प्लीज चेक कर लेना कहाँ पे था। ग्लूट4 इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर लगा देता है ये। यार कैसे लगाएगा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, कैसे लगाएगा बताओ। इंसुलिन हार्मोन है, क्या करेगा वो जाके। इंसुलिन किसी सेल पे लगता है और उस सेल के पास इंसुलिन के रिसेप्टर्स होने चाहिए, तभी इंसुलिन इस पे काम कर सकता है, पहली बात तो, ठीक है। इंसुलिन इस पे लग गया आके, फिर इंसुलिन अंदर पड़े हुए एक जीन को कहता है कि प्लीज़, वो जीन शांत बैठा हुआ है, वो कहता है यार मुझे पता है तू ग्लूट4 बनाने का जीन है, अब तू जाग जा, अब तू इस अपने से आरएनए बना दे, फिर वो आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा और ग्लूट4 बन जाएगा। तो बेसिकली वो जीन्स को एक्टिवेट करता है जाके, जो कि ग्लूट4 बनाते हैं। समझ में आ गया पहली बात। एक तो उसका टारगेट सेल हो गया हिपैटोसाइट, एक और सेल को टारगेट करता है। अब देखो, मान लो तुमने बहुत ग्लूकोज खाई, भर भर के चीनी खा रहे हो, भर भर के मिठाई खा रहे हो, कोई माँ बाप की फिक्र नहीं है, माँ बाप कह रहे हैं बेटा इतनी चीनी मत खाओ, बेटा मोटे हो जाओगे, तुम एक्सरसाइज तो वैसे ही नहीं करते हो, तुम्हारा फेवरेट गेम कार्टून देखना है या पोकीमोन या पबजी कुछ है, सो यू डोंट प्ले आउटडोर्स, क्या करो हमारा बेटा मोटा होता जा रहा है। क्यों? जब तुम बहुत ज़्यादा ग्लूकोज खाते हो तो पहले तो वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है लिवर में, लेकिन उसकी एक लिमिट है, 125 ग्राम के आसपास लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं स्टोर हो सकता, फिर बाकी कहाँ जाएगा। Excess glucose will be stored in another cell. Excess glucose will be stored in another cell called adipocyte. एडिपोसाइट का नाम तुम लोगों ने सुना है, एडिपोज टिश्यू के सेल्स हैं एडिपोसाइट्स। एडिपोज टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू है जिनके अंदर फैट स्टोर होता है, तो जो एक्सेस ग्लूकोज बच जाती है वो एडिपोसाइट्स के अंदर जाके फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो तुम्हें क्या लगा सिर्फ फैट से ग्लूकोज बन सकता है, ग्लूकोज से फैट नहीं बन सकता? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? लाइपोजेनेसिस। लिपिड का देखो, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, तो यहाँ पे लिख लो लाइपोजेनेसिस, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑफ कोर्स ग्लूट4 बनेगा, ग्लूट4 आएगा तभी ये अंदर घुस सकता है। ग्लाइकोजन के बनने को क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। सो बेसिकली इंसुलिन के दो टारगेट सेल हो गए, एडिपोसाइट एंड हिपैटोसाइट। एम आई क्लियर? बोलो, एम आई क्लियर? बोलो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लूज कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप अल्फाज निगम। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, मुझे तो इन्फॉर्म ही नहीं हुआ क्लास का। आई लाइक, अच्छा ओके, मैं बता देती हूँ जिनको क्लास नहीं पता है मेरी कब कब होती है। माई क्लासेस हर रोज़ 2 क्लास होता है मेरा, एक 4 बजे का क्लास रहता है और एक 6 बजे का क्लास रहता है। 4 बजे वाले में मैं ये हार्मोन वाला चैप्टर करा रही हूँ और एंडोक्राइन जो +1 का चैप्टर है, और 6 बजे वाले में मैं फोटोसिंथेसिस करा रही हूँ। फोटोसिंथेसिस में आज मैं तुम्हें C4 साइकिल पढ़ाऊँगी। अगर तुमने फोटोसिंथेसिस की पहली वाली क्लासेस नहीं लगाई हैं तो अभी तुम्हारे पास 1 घंटा होगा, बैठ के लगा लेना। 6 o'clock मेरी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। सो यू कवर द पास्ट सिलेबस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो मैं करा चुकी हूँ, 2x स्पीड पे करना और देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। आज C4 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन कराऊंगी मैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स न्यूरल एक्टिविटी, ये स्टेटमेंट सही है क्या मैम?
हाँ, एक्चुअली दोनों ही होता है। आर्यन आर्यन सुनो सुनो, दोनों ही होता है। एंडोक्राइन एक्टिविटी न्यूरल एक्टिविटी को भी अफेक्ट करती है और न्यूरल एक्टिविटी एंडोक्राइन एक्टिविटी को भी अफेक्ट करती है। अब बस मैं उसका एग्जाम्पल सोच रही हूँ ताकि तुम्हें समझा सकूं। देखो, न्यूरल एक्टिविटी एंडोक्राइन को अफेक्ट करती है, वो तो हम हाइपोथैलेमस में देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस में मॉडिफाइड न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। सो न्यूरल एक्टिविटी हार्मोन को सिक्रीट कर रही है, एंडोक्राइन को अफेक्ट कर रही है। बट एंडोक्राइन न्यूरल को क्या कहाँ करती है, मैं सोच रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। सोच के एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना ये, आई विल थिंक एंड आई विल टेल यू। ओके ओके, नाउ आगे चल रही हूँ मैं। फाइन, अब देखो, एक नहीं, अपने को हाँ एक बीमारी पड़नी है इसमें। अब खत्म है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, मैं खत्म कर चुकी हूँ। नाउ प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर बॉडी में इंसुलिन ना बने तो तुम्हारा क्या होगा? ब्लड की ग्लूकोज, कोई ग्लूकोज को सेल्स में भेजने वाला ही नहीं है, तो ब्लड की ग्लूकोज बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तुम्हें लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है मैम, ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज है, ब्लड में तो एनर्जी, हमारे पास ज़्यादा एनर्जी आएगी। एक बात बताओ, अगर किसी सेल में ग्लूकोज घुस ही नहीं पा रही है, क्योंकि इंसुलिन से बनता है ना रास्ता, तो ग्लूट4 तो इंसुलिन से बनता है ना। अगर इंसुलिन नहीं है तो रास्ता नहीं है, ग्लूट4 नहीं है। तो जब ये किसी सेल में घुस ही नहीं पा रही है तो क्या करोगे ऐसी ग्लूकोज का? कोई फायदा नहीं है। सो जिन लोगों को डायबिटीज होता है, डायबिटीज एक ऐसा प्रॉब्लम है जब तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। डायबिटीज एक ऐसा प्रॉब्लम है, ब्लड में तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि इंसुलिन है, ग्लूकोज को इंसुलिन नहीं है, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डाल ही नहीं पा रहा है, तो ये लेवल बढ़ रहा है और सेल्स बेचारे तड़प रहे हैं। सेल्स बेचारे तड़प रहे हैं क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिल रही है। सो बंदा बहुत ही फैटीग्ड और बहुत ही टायर्ड फील करेगा हर समय। ठीक है, इस डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस ब्लड ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है इंसुलिन की कमी की वजह से। एक्चुअली ये भी दो प्रकार का है, इंसुलिन की कमी बोलना इतना सही नहीं है, दो प्रकार का है। देखो क्या होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को जुवेनाइल इंसुलिन भी कहते हैं। या नहीं भी पढ़ना, नहीं भी नाम याद करो तो मत करो। देखो, टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम आपकी ही बॉडी पे अटैक करने लगे हुए हैं। तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी पैंक्रियाज पे अटैक करने लग जाता है और पैंक्रियाज में जो बीटा सेल है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। बीटा सेल डिस्ट्रॉय करते ही इंसुलिन कम हो गया बॉडी में, डायबिटीज हो गई। सो इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। लेस या नो इंसुलिन प्रोड्यूस्ड। जो छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज होता है ना, पैदा होते ही डायबिटीज है, 10 साल के बच्चे को डायबिटीज है, टाइप 1 है, ऑटो इम्यून है। इसमें वो बेचारा क्या ही करेगा, उसकी क्या गलती है उसमें, है ना? बॉडी खुद के सेल्स को अटैक करने लग गई है। टाइप 2 टोटली आपकी गलती है। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है, इंसुलिन इज प्रेजेंट, बट आपका लाइफस्टाइल इतना गंदा है, आप बाहर एक्सरसाइज करने नहीं जा रहे हैं, आप हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, आपका फेवरेट फूड है पिज़्ज़ा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज, आप देखते हैं सारा दिन नेटफ्लिक्स, मतलब
गंदे लाइफस्टाइल की वजह से इंसुलिन के रिसेप्टर्स टूटने लगते हैं बॉडी में, ठीक है। जो मोटे लोगों को डायबिटीज होता है, या एक बंदा बहुत हेल्दी होता है एज के साथ साथ जिसको डायबिटीज होता है, वो टाइप 2 है। ओके, इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, उसको सही कर लो तो ये ठीक हो जाएगा। इंसुलिन रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है जी। सो इसको आप ठीक कर सकते हो, आप वेट लॉस करके, वेट लूज करके, हेल्दी डाइट खा के ये वाली चीज़ ठीक हो सकती है, ये ठीक नहीं हो सकती। ये तो ऑटो इम्यून है ना, कुछ भी कर लो। इसमें तो आपको बाहर से इंसुलिन के शॉट्स लेने ही पड़ेंगे, इंजेक्शन में भर भर के इंसुलिन लेनी पड़ेगी। जो हम पढ़ते हैं कहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा है ह्यूमुलिन। जो बच्चे मेरे साथ प्लस पे पढ़ते हैं उनको पता है ह्यूमुलिन, ह्यूमन इंसुलिन जो बैक्टीरिया में बनी है वो इन लोगों के लिए बनती है, ताकि इनको इंसुलिन के इंजेक्शन भर भर के दिए जा सके। ओके, टाइप 1 और टाइप 2, चाहे रीज़न कोई भी हो, इंसुलिन काम नहीं कर रहा है बॉडी में, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इंक्रीजेस, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ब्लड ग्लूकोज बढ़ने को? हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया तो पता है हमें। ठीक है, अब देखो, याद करो, इतनी बात समझ में आई है। आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूं अभी। अरे मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता है अंकित, मेरी बात सुनो बेटा। मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता है, लेकिन तुमने मीठा खा लिया और इंसुलिन है नहीं बॉडी में, तो वो मीठा एब्जॉर्ब कैसे होगा सेल्स में? एब्जॉर्ब नहीं होगा ना, तो वो मीठा ब्लड में ही दौड़ता रहेगा, इसी को डायबिटीज कहते हैं। नॉर्मल लोग भी मीठा खाते हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों को नहीं होता, क्यों? क्योंकि उनका मीठा एब्जॉर्ब हो जाता है ना, ग्लूटाथोन बनता रहता है उनकी बॉडी में, तो वो एब्जॉर्ब होता रहता है सेल्स में। अंडरस्टूड? डू यू अंडरस्टैंड? आगे चलो। ओके, नाउ फाइन। अब देखो, अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हें पता है नेफ्रॉन में भी छन छन के ग्लूकोज आता है ना, लेकिन कभी यूरिन में ग्लूकोज नहीं आता। याद करो, मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने तुम्हें कि ये नेफ्रॉन है। अरे रे, ये क्या हो गया? ये नेफ्रॉन है, याद करो, एक कॉन्सेप्ट था। ये लूप ऑफ हेनले है, ये डीसीटी है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। क्या होता है, यूरिन कैसे बनता है बच्चों? यहां से ब्लड आता है, ब्लड में से बहुत सारा वाटर, आयंस और कुछ ग्लूकोज यहां पे नीचे आ जाता है। कुछ वाटर आता है, कुछ आयंस आता है, कुछ यूरिया आता है, यूरिया बॉडी से बाहर निकालना होता है ना हमें, ये सब आता है। और फिर ये यहाँ से लिक्विड ट्रैवल कर करके यहाँ पे पहुँच जाता है, और यहाँ पे नीचे यूरिन बन जाता है ना, यूरिन बन जाता है यहाँ पे। लेकिन यूरिन बनने से पहले, इसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, जो यहाँ पे लिक्विड है, इस फिल्ट्रेट में से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बॉडी वापस खींच लेती है ब्लड में। दिस ब्लड वेसल, इट गोज हियर, and good things like glucose, they are taken back। यहाँ से ग्लूकोज जैसी अच्छी चीजें वापस ब्लड में चली जाती हैं। दिस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। जहाँ से आया है वहीं पे एब्जॉर्ब हो गया, रीएब्जॉर्प्शन। सो नॉर्मल कंडीशंस में ग्लूकोज इज 100% रीएब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी। पीसीटी में, ये पीसीटी है ना, ये पोर्शन 100% रीएब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, and there is actually no glucose in urine। but अब हमारी कंडीशन की बात है, डायबिटीज की बात है। too much of glucose here, too much of glucose in the blood, so too much in the filtrate, too much in the filtrate, so
कुछ कुछ तो एब्जॉर्ब हो गया, रीएब्जॉर्ब हो गया, लेकिन सम ऑफ इट स्टिल मैनेजेस टू एस्केप एंड गोज इन द यूरिन. सो इस बंदे का यूरिन स्वीट इन टेस्ट होगा. आई डोंट नो कैसे पता चला स्वीट इन टेस्ट होता है, बट होगा, ठीक है, बिकॉज सम ग्लूकोज इज कमिंग इन द यूरिन. ये डायबिटीज की पहली निशानी है. अगर ये बंदा ओपन में सूसू करेगा तो चींटियां आ जाएंगी इसके सूसू पे, इतना मीठा सूसू होता है इसका. इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज इन यूरिन को क्या बोलते हैं? बोलो, कमेंट में लिखो. ग्लूकोज इन यूरिन को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो. हाँ जी, ग्लूकोज व्हेन इट कम्स इन यूरिन, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ए स्माइलियां भेज रहे हो, आंसर दो. ग्लूकोरेमिया, ना 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 ना. हाँ मिल गया, रजनी बिल्कुल सही. ग्लूकोसूरिया, अंकित सिंह बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ग्लूकोसूरिया, प्लीज ये चेक कर लेना ग्लाइकोसूरिया है कि ग्लूकोसूरिया है. ग्लाइकोसूरिया होना चाहिए यार. ये चेक कर लेना, यू ए के वाई है. तुम लोगों को पता है मेरी स्पेलिंग में कैसे बैंड बजी हुई है. ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है. अब देखो, सी ग्लूकोज जा रहा है अगर यूरिन में, ग्लूकोज से कौन प्यार करता है? वाटर लव्स ग्लूकोज. ग्लूकोज इज द वाइफ ऑफ वाटर. सो जो इतना सारा वाटर यहाँ से आया होता है ना, वाटर ऑल्सो कम्स डाउन. सो लॉट ऑफ वाटर कम्स डाउन. लेकिन यू नो दैट 70 to 80% of water is reabsorbed in PCT, है ना. water 70 to 80% is reabsorbed here and then lot of it is reabsorbed from here. But now because glucose urine में जा रही है तो water अपनी बीवी के पीछे पीछे आ रहा है. because water loves glucose, so water इतना ज़्यादा reabsorb नहीं होगा. okay, इतना ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी एंड लॉट ऑफ वाटर विल फॉलो ग्लूकोज. लॉट ऑफ वाटर विल फॉलो ग्लूकोज. इससे क्या होगा? यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना. जो वाटर रीअब्जॉर्ब होना चाहिए था अब वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि वो ग्लूकोज के पीछे पीछे भाग भाग के यूरिन में चला गया है, विच लीड्स टू ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरिन विच इज कॉल्ड पॉलीयूरिया. Polyuria is a condition where huge amounts of urine are formed. So one symptom is polyuria, second symptom is glycosuria. अब इतना सूसू निकालोगे तो बहुत प्यास लगेगी. You are losing huge quantities of water. You are feeling thirsty. Oh my God, what to do? You will drink lot of water, which is called polydipsia. Too much thirst. Check the spelling, please. Polydipsia, too much thirst. Am I clear? बोलिए. करिश्मा, यूरिन में ग्लूकोज बिल्कुल नहीं आता इन नॉर्मल कंडीशन, लेकिन एक बीमार इंसान जिसे डायबिटीज मेलाइटिस हो रखा है उसको यूरिन में ग्लूकोज जरूर आएगा बेटा, तभी तो वो बीमार है. हाँ, कीटोन बॉडीज का क्या रोल है मैं बताती हूँ. कीटोन बॉडीज का क्या रोल है देखिए. पॉलीफेजिया, फेजिया का मतलब तो खाना होता है. टू मच ईटिंग, साथी घोष. ओके, नाउ थैंक यू तालिन शर्मा. लास्ट पॉइंट आज की क्लास का. आर्यन, ओके, आर्यन पूछ रहा है वाटर की वाइफ तो मैम सोडियम बताया था आपने. वाटर की बहुत सारी बीवियां हैं. वाटर की, ये वाटर है डूड हमारा, और इसकी है बहुत सारी बीवियां. मतलब एक बीवी नहीं है इसकी, यू नो, मल्टीपल. ठीक है. ये जो इतनी सारी बीवियां हैं इनको कहते हैं ऑस्मोलाइट. एवरी ऑस्मोलाइट इज वाइफ ऑफ वाटर. वो ऑस्मोलाइट चाहे ग्लूकोज हो, चाहे वो कोई आयन हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो प्रोटीन हो. समझ रहे हो? वाटर सबके पीछे भागता है. ग्लूकोज के पीछे भी भागता है, आयंस के पीछे भी भागता है, यूरिया के पीछे भी भागता है, प्रोटीन के पीछे भी भागता है. एवरीबडी इज वाइफ ऑफ वाटर, जो भी ऑस्मोलाइट है. वाटर अट्रैक्टिंग सब्सटेंसेस.
योर डाउट इज क्लियर नाउ, राइट? ओके, मुझे एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट नाउ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ तो हाँ, कीटोन बॉडीज, हाँ कीटोन बॉडीज रह गया था, थैंक गॉड तुम लोगों ने याद करा दिया। देखो कीटोन बॉडीज का क्या सिस्टम है, दिस इज ब्लड वेसल, दिस इज ग्लूकोज, okay, this is a body cell, okay. Now imagine a condition where the person is suffering from diabetes mellitus. डायबिटीज मेलाइटिस के कंडीशन में क्या बॉडी में इंसुलिन है? नहीं है, तो क्या ग्लूकोज यहां पे एंटर कर सकती है? नो, इट कैन नॉट एंटर। सो दिस सेल इज स्टार्विंग, सेल भूखा मर रहा है यार, सेल आंसू बहा रहा है, क्यों? ग्लूकोज उसमें एंटर नहीं कर सकती, राइट? अब ये सेल के पास क्या चाह रहा है, बॉडी क्या करेगी? बहुत सारे मैक्सिमम, बॉडी के मैक्सिमम सेल्स कैन यूज फैट एज एन एनर्जी सोर्स एंड प्रोटीन एज एन एनर्जी सोर्स. सो व्हाट दे विल डू, they will take some fat from the blood and use it because fat can enter. Also they will use some protein and use it as an energy source. अब यार ग्लूकोज तो जा नहीं पा रहा ना, तो फैट और प्रोटीन टूटेगा बॉडी में. ओके, नाउ जब फैट और प्रोटीन टूटता है एनर्जी देने के लिए, कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड. और कीटोन बॉडीज से भी एनर्जी मिलती है, ऐसा नहीं कि कीटोन बॉडी से एनर्जी नहीं मिलती. सो समथिंग कॉल्ड कीटोन बॉडीज इज प्रोड्यूस्ड. फैटी एसिड्स ही होते हैं और कुछ नहीं होते, ठीक है. सो जैसे जैसे जितना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन और फैट टूटता रहेगा, उतनी ज़्यादा कीटोन बॉडीज तुम्हें ब्लड में मिलेंगी. सो लॉट ऑफ कीटोन बॉडीज यू फाइंड इन ब्लड. सो ये एक टेस्ट भी है डायबिटीज़ के लिए. जितना ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ तुम्हारे ब्लड में मिलती है, मतलब तुम्हें डायबिटीज़ हो रखा है. एक और स्टेट में कीटोन बॉडीज अच्छा मिलती हैं ब्लड में. कब? जब तुम फास्टिंग कर लेते हो. मान लो तुमने व्रत रख लिया, ठीक है, तो ग्लूकोज नहीं है, फैट और प्रोटीन टूट टूट के एनर्जी दे रहा है, तो भी कीटोन बॉडीज बनती हैं. अब जब ब्लड में कीटोन बॉडीज ज़्यादा है तो यूरिन में भी कीटोन बॉडीज निकलेगा. ब्लड के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा है तो तुमने देखा यूरिन में निकलना शुरू हो जाती है. सो कीटोन बॉडीज दे स्टार्ट टू एंटर द यूरिन. कीटोन बॉडीज इन यूरिन, इसे बोलते हैं कीटोन्यूरिया. कीटोन्यूरिया ये होना चाहिए. चेक द स्पेलिंग. ओके, एम आई क्लियर? बोलिए. हाँ जी, डन. ओके, क्लास फिनिश कर रही हूँ मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे आज कि मैं पीनियल ग्लैंड भी करा दूंगी और मैं थाइमस भी करा दूंगी और मैं ये और मैं वो, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया. सिर्फ पैंक्रियाज ही मैं ख़त्म कर पाई हूँ. इस बात का मुझे बहुत खेद है. और टाइटल भी मैंने बड़ा लिख दिया, थायराइड ये वो. आज सब पढ़ने आ जाओ बच्चों, चलो, लेकिन होता रहता है. सो अगर तुम लोग को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है. वीडियो को लाइक कर देना. अगर नहीं समझ में आया तो लाइक मत करना, कमेंट कर देना और बता देना कि मैम नहीं समझ में आया, आपने पढ़ाया और मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है. तो मैं उसको कोशिश करूँगी कि किसी और वीडियो में समझा दूँ, ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. या बेटर स्टिल आप टेलीग्राम के मेंबर बन जाओ. हमारे टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो, NEET+EBO डालो उसमें, तो वहाँ पर आपको सारा नोटिफिकेशन आता ही रहेगा. अगर आप तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो, अपनी NEET 2020 की तैयारी को, तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास. पर एक रास्ता अनअकैडमी प्लस का भी है. अगर उसको चूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो. अनअकैडमी प्लस पे मेरे बहुत सारे कोर्सेज चलेंगे. अभी ऑलरेडी एक क्रैश कोर्स चल रहा है. अगर कोई भी चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा है तो क्रैश कोर्स पे मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ, तो तुम लोग सब कुछ वहाँ कवर कर सकते हो. एनिमल टिश्यू अभी चल रहा है वहाँ पे. आप अगर आज एडमिशन लेते हो तो कल से आप एनिमल टिश्यू पढ़ सकते हो. देन मैं इकोलॉजी का कोर्स बनाऊंगी अलग से, आप वो पढ़ सकते हो. मतलब पूरा सिलेबस आप वहाँ पे पढ़ोगे. साथ में स्पीड कोर्सेज चलेंगे वहाँ पे. ड्रॉपर्स के लिए एक छोटा सा कोर्स बनाऊंगी, ठीक है, 50 दिनों का, जिसमें सब कुछ रिवाइज कराऊंगी जल्दी. 15 जनवरी के आसपास से शुरू हो रहा है वो. देन नीट और बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए एक कोर्स बनेगा जिसमें
10 जनवरी से शुरू हो रहा है। पहले बोर्ड्स की तैयारी होगी, 16 मार्च तक बोर्ड्स के लिए क्लासेस चलेंगी, फिर 16 मार्च के बाद नीट के लिए क्लासेस चलेंगी। मतलब 16 मार्च तक +2 का सिलेबस पूरा करेंगे, फिर 16 मार्च के बाद +1 का सिलेबस पूरा करेंगे। तो आप सब कुछ एक सब्सक्रिप्शन से ले सकते हो। ये सारे कोर्सेज के लिए अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, इट इज़ जस्ट वन सब्सक्रिप्शन। एंड सारे टीचर्स के लिए भी अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, देयर इज जस्ट वन सब्सक्रिप्शन। आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तरीका मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है। कोड जरूर डाल देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट द कोड ऋतु लाइव, RITULIVE। जैसे आप ऋतु लाइव कोड डालते हो, आपको 10% ऑफ तो आपकी फीस में मिलता ही है, साथ में आप मेरे कोर्सेज का हिस्सा बन जाते हो। ओके, सो आई विल सी यू। थैंक यू सो मच। अभी 6 बजे मिलती हूँ C4 साइकिल के साथ प्लस फोटो रेस्पिरेशन के साथ, राइट? बाय।